करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हाईएस्ट वेटेज चैप्टर में से एक। ठीक है, अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मैं आपको, ये वन शॉट वीडियो होगा और इस वन शॉट वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसके वो सारे टॉपिक करें जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हम लोग कम से कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और सारे कोर कॉन्सेप्ट है ना विथ शॉर्ट टाइम, आपको चीजों को जितने समझने में आसानी हो सके उतने आसान तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, आपका एनसीईआरटी ग्राफ, सारे फॉर्मूलेज, सारे कंसेप्ट विद ट्रिक मैं बताने वाला हूँ और हम लोग कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। आपको बस बने रहना। देखिए, अब इस चैप्टर से कभी देखो, इस चैप्टर से मतलब 2024 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभार ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप समझ चल लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। मतलब आप समझ चल लीजिए आपके पास टोटल 12 मार्क्स जो है वो इस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस मेरे को आप बताइए कि सब सही है, प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्लास को स्टार्ट करेंगे। बेटा बोलिए, जो भी है चैट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, हाँ, अब आगे आ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, हाँ हमको पता है सर कि जो लाइट है, लाइट क्या है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और सर जो लाइट है ना सर, ये फोटोन से मिलकर बना हुआ है। और इस फोटोन के पास में सर, लाइट के पास में खुद की एनर्जी होती है और इस लाइट के पास में खुद की एनर्जी होती है ना? मतलब ये जो एनर्जी पैकेट्स है, लाइट के पास जो एनर्जी है, वो जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, है ना? और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम लोग इसको क्वांटा बोलते हैं, और बोलना चाहिए लाइट के लिए हम लोग इसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना? तो एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स ने बताया था, नो डाउट, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, देखिए हमको कम से कम टाइम में इस चैप्टर को करना है बेटा, कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, विथ लॉजिकली करना है और चीजों को हमको समराइज करना, फैलाना नहीं है, क्योंकि चैप्टर का वेटेज ज्यादा है और कम टाइम में करना है। हमारे ना तो आपके पास टाइम है ना तो मेरे पास टाइम है, इस बात को हमको समझना होगा। ठीक है ना? तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो हमको पता है सर, नॉर्मली एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू बोलना चाहिए एच में होता है ना? वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ लाइट या रेडिएशन, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमको सबको पता है सर, ये सारा चीज हमको पता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है ना सर? और बोलना चाहिए म्यू क्या है सर? फ्रीक्वेंसी है, ये सबको पता है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और सर ई क्या है? ये सर ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो सर हमको एक चीज समझ में आई, क्योंकि प्लैंक्स ने बताया था किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड एनर्जी बोल सकते हैं ना? तो सर एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग अभी देखने वाले हैं, या एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं या एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोल सकता है ना? कुछ केसेस में आपको रेडिएशन भी बोल देगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, इससे निकालने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा अगर, ठीक है ना? देखो नॉर्मल फॉर्मूला तो ये है सर, n इज इक्वल्स टू एन एच म्यू है ना? ठीक है ना? और म्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? एन एच सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज 3 × 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? और सर लैम्डा क्या है? इट इज वेवलेंथ है सर, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है ना? तो सर यहां से तो अब आपको अगर वेवलेंथ दिया हुआ है और आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने बोला, तो आप डायरेक्टली मैं आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, आपको जो वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है किसी भी रेडिएशन या किसी भी फोटोन का, आपको फोटोन की एनर्जी निकालने बोला, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लाएंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं हम लोग आंसर,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में होगा बेटा? एंगस्ट्रॉम में होगा, और ये जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना, समझ पा रहे? 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर भी बोर्स हाइड्रोजन, डुअल नेचर ऑफ मैटर। एक मिनट बेटा मैं चैप्टर खोल लेता हूँ आपके सामने, मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। डुअल नेचर, एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन हमें फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है, मिल गया। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ बस, ठीक है ठीक है, मिल गया। ठीक है, हम लोग करते हैं। चलो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है बेटा क्या है? 12,400। और आप जो लैम्डा, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ तो आप जो फोटोन की जो एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा नॉट इनटू ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग डायरेक्टली अगर सर अगर बोलना चाहिए एनर्जी अगर जूल्स में निकालना है तो मेरे को लैम्डा अगर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला दे सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आप जूल में निकालना चाहें तो डायरेक्टली ये 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, और ये आंसर सर आपका जूल में आएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फॉर्मूला है ना, वो यही होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग जो निकालना चाहते हैं दैट इज 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए, ठीक है ना। CGX UVIMR, CGX UVIM, C for cosmic, C for cosmic रेज, फिर उसके बाद ये गामा रेज है, फिर ये एक्स रेज, ठीक है। दैट इज अल्ट्रा वायोलेट, विजिबल, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? विजिबल है, V फॉर एंड I फॉर इंफ्रारेड, एंड लास्ट आपका माइक्रो रेडिएशन हो, और R फॉर रेडियो वेव्स। क्लियर है नहीं क्लियर? CGX UVIMR, ठीक है ना, माइक्रोवेव बोल सकते हैं। तो कॉस्मिक, अब आप देख पा रहे हैं, ध्यान देकर, ये बोलना चाहिए जिस ऑर्डर में रखा हुआ बेटा, ये ना बोलना चाहिए वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर आप जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता मतलब जो एनर्जी है वो कम होती है। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली इसका एक फिगर आउट दे देता हूँ, ठीक है। ये लैम्डा का बोलना चाहिए वेवलेंथ का बढ़ता है, या फिर फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है बोल सकते हैं ना। या तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का कौन सा ऑर्डर है बोलो? फ्रीक्वेंसी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्रीक्वेंसी का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का, या फिर लैम्डा का यानी वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो विजिबल के लिए हम लोग जो ऑन एन एवरेज जो इसकी जो एनर्जी आती है ना, तो हम लोग बोलना चाहिए अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो
बोलना चाहिए जो विजिबल है, इसकी जो लगभग जो एनर्जी आती है, इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी आती है, वो लगभग जो एनर्जी आती है बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आता है। ठीक है, अब इधर जाने से क्या हो रहा है, इधर हम लोग इधर जब जा रहे हैं ना, इस ओर जब जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लैम्डा बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रही है। तो नो डाउट सर, विजिबल से इधर वाले जो पार्ट जैसे इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए और रेडियो वेव्स हो गई, इसकी एनर्जी कम होगी। तो इसकी एनर्जी जो लगभग जो आती है, जो लगभग जो वो मेजर किया गया है, वो 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो याद बार बार बता रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के बाद चीजें आती है। चीजों को आपको डायरेक्टली दिया जा रहा है, बस इस बात को समझिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए इन सारी चीजों को मैंने मेजर करके लाया है और अपने एक चार्ट पेपर में लिखा हुआ है, जिस चार्ट पेपर को मैं आपको डायरेक्टली देने वाला हूँ। तो मेरी बात को समझिए, ठीक है ना। और बोलना चाहिए जो माइक्रोवेव्स है, इसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लगभग 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है, 10⁻⁻⁶ मिली यानी 10⁻�3, और ये 1 से x 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की विजिबल की रेडिएशन की एनर्जी है, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं, अल्ट्रावायोलेट लगभग ये जो एनर्जी रखता है अल्ट्रावायोलेट, ये लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी को ऑक्यूपाई करता है यानी रखता है, ठीक है। एक्सरे के पास में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हैं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। और जो गामा रेज है, इसके पास मेगा में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, मतलब नो डाउट जो गामा रेज है इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रेडिएशन पता है ना, आपको मैं ये ऑर्डर दे दिया हूं कि 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ठीक है। अगर आपको ये एनर्जी हल्का फुल्का अगर जानकारी है, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो आपको एक वैल्यू तो पता है, और ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी रख के आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे आ जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हम आप एक बात याद रखें कि जो रेस्ट फोटोन होता है बेटा, इसकी मास नहीं होती, इसका मास, रेस्ट फोटोन का मास जो है वो हम लोग 0 मान के चलते हैं। रेस्ट फोटोन का मास हम लोग 0 लेके चलते हैं, ठीक है ना। और जो स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम जो लेके चलते हैं, वो उसको जरूरी नहीं है ना। और दूसरी बड़ी बात, फोटोन पर चार्ज भी नहीं होता, चार्ज ऑफ फोटोन इज ऑल्सो 0। फोटोन इज व्हाट, इज ऑल अबाउट द एनर्जी पैकेट्स ऑफ द विजिबल लाइट, है ना। तो चार्ज ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, 0 होता है ना। फोटोन पर चार्ज भी नहीं होता। फोटोन लाइट जिससे मिलकर बनी हुई है, वो एनर्जी पैकेट्स है फोटोन, ठीक है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है ना। अब सर दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी फोटोन का मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। अब फोटोन के पास कितना, क्योंकि नो डाउट जो फोटोन है वो लगभग लाइट ही तो है ना। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन की भी स्पीड नियरली अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो। तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मूविंग फोटोन है उसके पास में मास होता है, बट वो मतलब इतना मेजर नहीं किया जाता। बट रेस्ट फोटोन के पास में मास नहीं होता, इस बात को हम लोग को समझना होता है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फोटोन का जो मास है या फिर उसका एनर्जी के साथ में रिलेशन है, तो आप इतना बस याद रखें कि एनर्जी इज इक्वल्स टू, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज समझें, इस ट्रिक को समझें। एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा, याद रखें, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of photon, T is the momentum of photon, and C is the speed of light. That is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज समझने की कोशिश करें। एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा, ये चीजें हमको याद रखनी है। अगर ये फॉर्मूला याद है, हमें यहाँ से सारी चीजें निकल सकते हैं। मतलब सर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सर यहाँ पास एनर्जी की जगह फोटोन की एनर्जी कितनी होती है सर, इट इज NHC, है ना, NH म्यू, इट इज ऑल अबाउट NH। एन को थोड़ा सा एन को भी लिख दें, एन को हटा देता है, ठीक है ना। एनर्जी इज इक्वल्स टू H × म्यू होता है ना, H × म्यू कौन सी, और म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/λ लिख सकते हैं, है ना।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, और नीचे में पहले से सी है तो सी से सी कट जाएगा, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मेरे पास एच बाई लैम्डा भी आता है। तो हमको एक चीज समझ में आ गया, हमको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा। मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा, पीसी, है ना, वेयर पी इज द momentum of photon and c is the speed of light and that is e is the energy of photon, है ना, एनर्जी ऑफ लाइट या रेडिएशन की एनर्जी। समझ पा रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है ना, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, ठीक है ना, पावर ऑफ लाइट। ठीक है, अब सर लाइट के पास या लाइट के पास कितनी पावर है, और पावर के साथ में बोलना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन दे देता है बट नहीं दिया हुआ, बट एक बार देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि पावर ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट, सर पावर ऑफ लाइट कितना होता है, तो पावर इज इक्वल टू, हमको पता है सर, इट इज एनर्जी डेफिसिट, इट इज रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड, है ना, या फिर मतलब समझ पा रहे हैं ना, एनर्जी के लॉस होने का जो रेट होता है वो उसी को पावर बोलते हैं, है ना, ये सर। सो सर हम लोग एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एनर्जी की जगह हम लोग एन एच म्यू बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वे पी इज द पावर, यहाँ बस पी पावर है, इस बात को याद रखें, हाँ या ना, यस और नो, तो ये सर यहाँ पास ये वाला पी क्या है, इट इज पावर, इस पावर, बेटा फॉर्मूला याद रखना होगा, इस चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करने का तभी सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूला। हमको मैं आपको पूरा फॉर्मूला शीट, एक पेज लो, एक पेज में पूरे फॉर्मूला शीट, जैसे कि मेरे पास एक पेज है, इस पूरे पेज में फॉर्मूला का शीट है, इस पूरे पेज में आप फॉर्मूले के शीट बना लीजिए, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही, ठीक है, ओके, समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन क्या है, द लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर में है, द एक्सेलर, ये भी नहीं है, de Broglie वेवलेंथ के ऊपर, ये भी नहीं है, surface span time minutes, the average flux of the non reflecting having the surface of कितना energy received by during the surface of ये थोड़ा सा, the frequency of light 1.5 इंच फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये सब इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, अभी हम लोग करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ एट डिलीवर द पावर, हाँ अब ये पावर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए, ठीक है, अब सर हमको एक चीज़ पता है, किस में आता है, हाँ देखिए, देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, हमको एक चीज़ पता है सर, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम होता है, ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन, देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन, अब यहाँ पास क्या बोलता है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एन एवरेज एमिटेड अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर when it is delivered from the power 3 into 10 to the power minus of 3 watt, what will be, तो आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, कितने फोटॉन पर सेकेंड बोलना चाहिए एमिट हो रहे हैं एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर का है। हमको एक चीज पता है, वी नो दैट सर, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता ही नहीं होता, ठीक है सर, तो सर पावर इज इक्वल्स टू, हमको यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि पावर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एन, एक मिनट, एन एच आपको सी बाय लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और आपको टाइम, ये टाइम है, ठीक है ना, तो क्या बोलता है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी n बाई टी, n क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स है, टी है ना, तो आपको n बाई टी, है ना, मतलब आपको n बाई टी निकालना है, तो n बाई टी निकालने के लिए मैं क्या करूँ, लैम्डा को इधर भेजूंगा, ठीक है, और ये h c इधर आ जाएगा, या फिर मैं अगर इसको डायरेक्टली पूरा ना सॉल्व करूँ, तो देखो उसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका ये है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम, रहने दो, आप फोटॉन की एनर्जी निकालो सबसे पहले, सर ये तो वेवलेंथ नैनोमीटर में, ये तो क्या दिक्कत है, एंगस्ट्रॉम में लिख लेते हैं सर, लैम्डा किस में है सर, 600 नैनोमीटर है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में लिख लेते हैं, पहले इसको चेंज कर लो, 600 नैनोमीटर है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेंगे, 10 टू द पावर प्लस 10 लगाना पड़ेगा, यानी 600 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10, ये आपका किस में आ गया सर, एंगस्ट्रॉम में आ गया, तो सर यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आता है, यहाँ
+10 है ना, +10 करना पड़ेगा, +10 ये एंगस्ट्रॉम में है। तो यहाँ से समझ में आया ये इसका 9 इसके 9 को +9 को खा जाएगा, तो यहाँ पास केवल लगभग जो एंगस्ट्रॉम आ रहा है वो 6000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है मेरे पास, 6000। अब सर एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम में हो तो 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम सर 12400, एक मिनट, 12400। और सर लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6000 है सर, 6000। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला 0 भी कट जाता है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। तो एनर्जी बराबर मेरे पास जो दिख रहा है, एनर्जी बराबर 24/60 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी भी सॉल्व हो सकता है, बट ये 6 कम 6 दूनी बोलना चाहिए 6 कम 6 दूनी 12 होगा, और फिर उसके बाद 4 आता है, 6 4 आता है, तो बोलना चाहिए 0.6, यानी लगभग 2.06 है ना, 2.06 एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपको पावर दिया हुआ है, वॉट में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। अब हमको एक चीज़ पता है, आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सर पावर इज इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। सर ये एनर्जी तो हम लोगों ने निकाल ली है ना। पावर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एन, है ना, एन ई बाई टी भी तो लिख सकते हैं। तो ये एन ई बाई टी तो निकल गया हमारा, एन ई बाई टी को ही तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है ना, तो एन बाई टी निकालना है ना। एनर्जी मेरा निकला हुआ है और पावर को मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो सर मेरे पास एनर्जी जो है ये लगभग 2.06 आ रहा है, और जो मेरे पास बोलना चाहिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा भाई, अरे रे रे रे, कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, था क्या? हाँ, यही क्वेश्चन था। ठीक है, आगे। ठीक है सर, और सर पावर जो दिया हुआ है वो 3.33 इंटू 10⁻³ वॉट में दिया हुआ। ठीक है, वॉट तो ठीक है। एनर्जी जो है हमारा अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो उसको जूल में बदलने के लिए मेरे को 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जूल में आएगा। ठीक है ना, तो ये बेटा ये 16 ही कम 16 हो गया। ठीक है ना, 16 ही कम 16 हो गया, और ये 16 दूनी 32, लगभग 1/2 के करीब है ना। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सर मेरे पास जो आंसर है ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, 1.6 10⁻⁻19 प्लस 19 होता, 1.6 10⁻19 1.6 10⁻⁻19 होता। ठीक है ना, -19 जूल। ठीक है, तो -19 जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया आंसर। एनर्जी इज इक्वल टू इतना कर दी। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एन बाई टी निकालनी है, एन बाई टी तो निकालना। ठीक है, तो अच्छा पावर ऊपर आ रहा है, एक मिनट रुको, तो क्या गलती हो रहा है हम लोगों से, एक मिनट रुको तो बेटा। बेटा ये कैलकुलेशन यहाँ रखेंगे, 2.06 एनर्जी आई हुई है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पास दिक्कत आ रहा है, यहाँ पास कुछ नहीं आ रहा। एन बाई टी निकालना है तो पावर ऊपर आएगा, हाँ एनर्जी नीचे आएगा। हम लोग गलती कर रहे थे, पावर ऊपर, एन बाई टी की वैल्यू निकालनी है ना, एन बाई टी की वैल्यू निकालनी है तो पावर तो ऊपर ही रहेगा ना, और एनर्जी नीचे आ रहा है ना। ठीक है ना, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो सर पावर जो है मेरे पास वो दिया है 3.33 इंटू 10⁻³ वॉट, और एनर्जी जो है वो मेरा 12.06 इंटू 1.6 10⁻⁻19 ऑफ जूल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो ये एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से 2 लगभग काट दो। ठीक है, ये ऊपर में जाके प्लस में होगा तो 10⁻³ और 10⁻⁻19,
तो लगभग लगभग 10 to the power 16, 10 to the power 16, 10 to the power 16, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जी 57, 57 का डी, 57, ठीक है आंसर करेक्ट है, 57 का डी ही आएगा। समझ पा रहे क्या क्या किया मैं, समझ पा रहे क्या क्या किया, देखो क्या क्या किया समझ पा रहे, देखो एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, एक बार देख फिर से कर रहा हूँ, देख सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ का है बेटा, बोल, क्वेश्चन कब का है, नीट 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, हमको एक चीज पता है सर, आपको क्या बोल रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, वो किसी सरफेस पे पड़ता है, उसका वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, यानी लैम्डा बराबर आपको 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके पास जो पावर है, उसके पास जो पावर डिलीवर करता है वो जो सरफेस का, वो इतना। ठीक है, आपको मतलब तो आप ये बताइए कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहा है उस मोनोक्रोमेटिक लाइट से। ठीक है, ठीक है ना, किसी भी सोर्स का जो पावर है वो दिया हुआ है, हमको पता है सर, हमको एक चीज पता है कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, यस और नो, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो जो एनर्जी होगा वो नंबर ऑफ एन फोटॉन्स का होगा, तो हम लोग उसको एन ई बाई टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सर हमको, मेरे पास वेवलेंथ है, हम पहले मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ फोटॉन का, है ना, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एनर्जी ऑफ फोटॉन, एक मिनट, एनर्जी ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ, तो सर ये 12,400। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरे पास 6,000, सर ये 6,000 नैनोमीटर है, 6,000 नैनोमीटर है, तो सबसे पहले लैम्डा निकालने के लिए 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर को पहले मैं एंगस्ट्रॉम में बदलूंगा, पहले तो इसको मीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो ये 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा, फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+10, +10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब कन्वर्ट करते हैं तो +10 से। तो जो आंसर आ रहा है लैम्डा इज इक्वल्स टू मेरे पास 6,000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, 6,000 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, क्योंकि इसका +9 इसका -9 +9 को खाएगा, एक 10 बचेगा, वो 600 से मल्टीप्लाई होगा, 6,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पास 6,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आंसर आ रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.06 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। एनर्जी की वैल्यू निकल गई ना, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है, इट इज एन बाई टी, एन बाई टी क्या, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, यही है, यही क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिटेड, है ना, है ना, तो ये एमिशन है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो एनर्जी, तो पावर अपॉन क्या करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी करना पड़ेगा। अब सर ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, हमेशा एक बात करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आएगी 1.6 से इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में हमको आंसर रखना पड़ता है। ठीक है, तो एन बाई टी इज इक्वल्स टू जो पावर है, पावर मेरे पास कितना है, इतना पावर डिलीवर हो रहा है 3.3 10 टू द पावर -3 अपॉन जो एनर्जी आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2.06 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो लगभग इसको मैं 16 ही कम 16 मान के इसको 16 दूनी 32 दो बार में गया, और ये 2 से 2 हम लोग ऑन एन एवरेज काट देते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास फाइनली जो बच रहा है वो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -19 है, ये 19 ऊपर में जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 10 टू द पावर बोलना चाहिए, ये पहले तो 10 टू द पावर +19 हो जाएगा, इसमें से -3 माइनस करेंगे तो जो आंसर आ रहा है 10 टू द पावर 16 आ रहा है, 10 टू द पावर 16 आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। तो दिस इज नीट 2021, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ले जाना होगा, मैं जैसे चीज़ों को बता रहा हूँ आप बस वैसे करते जाइए, आपसे चीज़ें बनने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीट 2021। ओके, अब आगे आ जाता है इसमें से मोनोक्रोमैटिक फ्रिक्वेंसी एंड इंसिडेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर फोटो, ठीक है, रेज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर में ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये भी उधर से लेगा ये वेवलेंथ, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ बस ये क्वेश्चन है नीट 2024 का। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। The NEET 2024
c is the velocity of light in free space and correct statement about the photon. फोटोन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, तो आपको कुल मिला के करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। The energy of photon is equals to h mu, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू h mu ही होता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इज c, ठीक है, क्योंकि लाइट है, लाइट की स्पीड ऑन मतलब फोटोन लाइट ही तो मतलब फोटोन ही तो लाइट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसकी स्पीड के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगी, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको बताया हूँ, मोमेंटम इज इक्वल्स एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रियंका चोपड़ा होता है ना, पीसी होता है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन ई बाई सी होगा, तो ई की जगह हम लोग एच म्यू बाई सी कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ठीक है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब भी कोलिजन होता है, आपको एक चीज याद रखना है, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, यहाँ पास एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है, मतलब टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगा, मोमेंटम भी कंजर्व होगा। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आ रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट डी भी है वो भी करेक्ट है, ठीक है। शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज थे इसलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वापस से कनेक्ट कर लेते हैं, वापस से रिकनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर बताइए, ठीक है। तो सर एनर्जी, फोटोन की एनर्जी इतनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, ठीक है। पावर फोटोन का मोमेंटम भी सही है, और फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है, ये दोनों करेक्ट है। लेकिन किसी भी फोटोन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए बी सी डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू था, बट ठीक है, टेक्निकली हम लोग इसको सही कर लिए, डोंट वरी, दिक्कत नहीं है, ठीक है। द ग्राफ विच इज वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। पावर ऑफ मोमेंट, पावर ऑफ ये तो हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है, इट इज इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट द एनर्जी फॉलिंग ऑन अ सरफेस एरिया, मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी मेटल के सरफेस पर, किसी मेटल के सरफेस एरिया पर कितने टाइम में पहुंच रही है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। इंटेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अगर इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एमिशन, इंटेंसिटी के ऊपर में बात करता है क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट, नहीं बात किया, ठीक है, एक बार देख लेना, फिर हम लोग ग्राफ को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉकिंग पोटेंशियल, चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, चैप्टर पे आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज इंटेंसिटी इज ऑल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट falling on per unit area per unit टाइम, है ना। तो ये लाइट की इंटेंसिटी होती है, तो इट हमको बेटा चीज़ से मतलब नहीं है, बस मैं आपको जितना चीज़ बता रहा हूँ आप उतना चीज़ समझ के जाइए, आपसे चीज़ें बनने लगी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी अब क्या, फॉलिंग ऑन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है।
सर आई क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है सर। ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ए क्या है सर, एरिया, एरिया, एरिया मेटल का ही सरफेस होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। एंटी इज द टाइम, सबको पता है, ठीक है, सबके सब 12th पढ़ के हैं, बहुत वन शॉट देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। तो सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमको एक चीज़ समझ में आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी आई बराबर इट इज एन ई अपॉन नंबर, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो मैं सर ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू लिख सकता हूँ, तो दैट इज एन एच म्यू अपॉन ए इंटू जी, ए इंटू टी, ए इंटू टी, ठीक है। अब सर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आप दिख रहा है, इंटेंसिटी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दिख रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी आपको क्या दिख रहा है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन, सीधी सीधी सी बात है, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन, यानी फोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, फोटॉन का क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। मतलब अगर आप किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप कुल मिला के किसी सरफेस एरिया में अगर पहले 100 फोटॉन पहुंच रहे थे, तो अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाया, मतलब आपने क्या बढ़ाया, अब वहां पर 200 फोटॉन या 300 फोटॉन पहुंच रहे हैं। यानी फोटॉन का नंबर इंक्रीज करना है किसी पर यूनिट एरिया में, उसी एरिया में उतने ही टाइम में आपने नंबर्स बढ़ा दिए फोटॉन के, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फील हो रहा है, फील लेना बहुत जरूरी है सर। समझ पा रहे हो बच्चे लोग, बेटा समझ में आ रहा है ना, है ना। तो सर यहाँ पर से दिख रहा है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ यानी जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। याद रखें इंटेंसिटी का लेना देना लाइट की इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं होता, इस बात को आपको समझना होगा। दूसरी बड़ी बात सर, क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है, हाँ तो भी बढ़ सकता, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ई जो आई है वो म्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई म्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से, मतलब जो इंटेंसिटी है सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर फ्रीक्वेंसी के, यानी सर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, ये आपको समझना होगा। बट मैं आपको ये चीज़ याद नहीं करने बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। बस आप इतना याद रखें कि क्या याद रखना है कि यहाँ से दिख रहा है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी है, बट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये आपको याद रखना है कि लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, है ना, उसी एरिया में उसी टाइम पर, जितने टाइम पर पहले था हमारे पास में, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर में आ जाता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टडी बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा ये सारा चीज़ बोलना चाहिए, स्टडी किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें मतलब वैसे तो नहीं बताने वाला, बट आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, ठीक है। देखिए सर ये एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब था, मतलब आप डिस्चार्ज ट्यूब बोल दीजिए, ठीक है। और इसमें बोलना चाहिए मतलब लाइट आ सकता था, मतलब बोलना चाहिए, हाँ परमिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास दो मेटल की प्लेट थी, एक कैथोड था और ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट था, हाई वोल्टेज से कनेक्ट था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, और ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था, और सर यहाँ पास थे एनोड था, ये पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट था, पॉजिटिव पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से कनेक्ट था, ठीक है। ये कैथोड था और ये एनोड था, ठीक है। इसमें हम लोग लाइट फॉल कराते थे, तो क्या होता था, लाइट के पास क्या होती है, लाइट के पास कुल मिला के एनर्जी है, लाइट के पास एनर्जी है। तो ये मेटल का प्लेट है कैथोड है, तो
वो क्या करता था, बोलना चाहिए जो एनर्जी है ये, मतलब जो एनर्जी किसके पास में, कुल मिला के फोटोन के पास में। तो फोटोन अपनी एनर्जी इस सरफेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को दे देता था, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव होने लगते थे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते थे और इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ देते थे, ठीक है ना। तो और वो इस ओर मतलब बोले एनोड प्लेट क्यों, क्योंकि एनोड प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड प्लेट पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, कैथोड प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ओर जाने लगते थे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात, कोई भी हर एक इलेक्ट्रॉन की एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिस तभी वो अपने सरफेस को एस्केप कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy to escape the metallic surface, metallic surface of matter, to escape the metal, क्या the minimum amount of energy to escape the metallic surface, या surface of metal लिख देना, surface of metal, that is called threshold energy. That is called what? Threshold energy. That is called threshold, and it is denoted by phi. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे मतलब आप उसको उतना दोगे तभी वो अपने मतलब मेटल के सरफेस को छोड़ेगा। मतलब इस लाइट के पास, जैसे मान के चलो यहाँ इस मेटल के जो सरफेस है ना, ये जो मेटल है, इस मेटल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको मान के चल रही हो 100 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप 50 जूल की एनर्जी दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मेटल के सरफेस को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके द्वारा दी गई जो एनर्जी है ना, अगर आपके द्वारा जो दी गई एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को क्या कर पाएगा, एस्केप कर पाएगा, वो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। तो दैट इज हम लोग उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी को हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। यानी किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन, मतलब उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है ना। क्लियर है नहीं क्लियर? आगे आ जाता है तो समझ में आ गया होगा, आया ना। तो आप एनर्जी दोगे तो मान के चलो आप क्या दिए, आप मान के चलो 200 जूल की एनर्जी दी, रिक्वायरमेंट है 100 जूल की। 100 जूल क्या है इसका सर, वर्क फंक्शन है, इस मेटल का वर्क फंक्शन है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस बोलना चाहिए वर्क फंक्शन को भी हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस मेटल, इस इलेक्ट्रॉन का जो बोलना चाहिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है, 100 जूल की है। तो क्या करेगा, ये 100 जूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जो बाकी जो 100 जूल होगा उससे ये आगे बढ़ेगा, उसको अपने बोलना चाहिए अपने मोमेंटम में लगाएगा, उस एनर्जी से ये क्या कर लेगा, ये काइनेटिक एनर्जी बना लेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो बची जो एनर्जी है, जो आपने फॉल कराया, क्या है ये, तो क्या है, फोटोन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी। तो लाइट की एनर्जी, पहले इलेक्ट्रॉन सब उसको जितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जो और ज्यादा जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करेगा, भागने में लगाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में लगाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है आपको। तो कुल मिला के हमको एक चीज समझ में आ गया, हमको ये समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम लोग कुल मिला के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे अभी हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं सर, लाइट एनर्जी से सर नो डाउट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा, इस मेटल सरफेस से इस मेटालिक सरफेस तक अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, मतलब सर्किट पूरा, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक है यहाँ से। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ तक पहुंच रहा है, मतलब सर्किट पूरा हो जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो करंट इस डायरेक्शन में बहना चालू हो जाएगा, यानी सर ये जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या आएगा, इस लाइट के कारण, मतलब लाइट के कारण क्या आ रही है बेटा, एनर्जी आ रही है। लाइट के कारण क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इसलिए हम लोग लाइट का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। तो लाइट एनर्जी से हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग लाइट एनर्जी से हम लोग करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। लाइट एनर्जी से हम लोग लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर, किसमें सर, किसमें चेंज करते हैं सर, ये हमारा पास जो फोटो इलेक्ट्रिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात कि आपके पास जो किसी भी मेटल का या थ्रेशोल्ड जो एनर्जी होती है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस को छोड़ देगा। तो ये जो फाई है या फिर वर्क फंक्शन, हम लोग इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। फाई की वैल्यू बेटा, फाई की वैल्यू जो होती है ये बोलना चाहिए, ये एनर्जी है कुल मिला के। तो ये हम लोग इसको मैं एच म्यू नॉट लिख सकता हूँ। यार म्यू नॉट क्या सर, ये म्यू नॉट क्या है, ये सर म्यू नॉट क्या है सर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या सर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इस मिनिमम अमाउंट की, इसको इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी में चलेगा नहीं, है ना। मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है, या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड में बोलूँ कि एमिशन कराना है इलेक्ट्रॉन का, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है, यानी स्केप कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो आपके द्वारा जो दी जाने वाली जो एनर्जी है, ये ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए फाई के, है ना। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। या इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग वो कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। तो सर यहाँ पास, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक बात रखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, यानी म्यू जो है आपके पास, आपके द्वारा जो दी गई एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके बोलना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू नॉट बोल देना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन होता है ना। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो वेवलेंथ कम हो रहा होता है। ठीक है, यानी आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, यानी कुल मिला के फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। या फिर ये तो सर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो गया, किसके टर्म्स में हो गया सर, ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो गया। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं, तो मेरे को कम वेवलेंथ चाहिए। कम वेवलेंथ का मतलब होता है उस लाइट के पास में ज्यादा एनर्जी है। ठीक है ना, तो वेवलेंथ मेरा कम होना चाहिए किससे, बोलना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर लैम्डा नॉट के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इससे कम ही होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर ये सब क्यों बता रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, इन चीज़ों को समझ के बनता है। तो एक चीज़ समझ गया, हमको आ गया कि फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन के एमिशन की यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि सर जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी ही चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको फाई नॉट भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, फाई नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर ई बराबर या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये आपको याद रखना है। वेवलेंथ के टर्म्स में वेवलेंथ जो है वो कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज हमको समझना है। ठीक है, ये सुनो, याद रखें, वेवलेंथ कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी निकलेगी, ये आपके द्वारा दी गई फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, आपके द्वारा दिया गया वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होने का मतलब होता है लाइट के पास में ज्यादा एनर्जी है ना, रेडिएशन के पास में ज्यादा एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी के ज्यादा होने का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये समझ चल लो इधर, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी डायरेक्टली। अगर आपको बोला कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है मतलब लाइट की एनर्जी बढ़ा रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो सर जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कैथोड प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसको हम लोग बोलना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर जितनी एनर्जी बढ़ेगी वो उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जिससे वो इधर एनोड की तरफ बढ़ेगा तेजी से, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करेगा तेजी से।
ठीक है ना। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, कितनी आएगी, तो इस काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इतना आता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, याद रखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, आप पहले एनर्जी देंगे, ठीक है, एनर्जी देंगे, इसमें से जो एनर्जी अब बोलना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो बोलना चाहिए एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर जो एनर्जी बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, यानी ई माइनस ऑफ एफ, ई माइनस ऑफ फाइव, ई माइनस ऑफ फाइव, ठीक है ना, ये आपके द्वारा दिया गया एनर्जी है ना, है ना। तो सर काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, और फाइव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ फाइव, ई माइनस ऑफ फाइव, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू लिख सकता हूँ, और सर फाइव की जगह में एच म्यू नॉट लिखता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो गया, लैम्डा है ना। वेवलेंथ के टर्म्स में हमको लिखना चाहूँ तो वेवलेंथ के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा अप माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है ना, लैम्डा नॉट हो गया बेटा, लैम्डा नॉट क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इससे कम अमाउंट की वेवलेंथ चाहिए और ज्यादा अमाउंट का फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होना चाहिए, तो वो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो बचा हुआ एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपने दिया उसमें से माइनस करोगे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो जो एनर्जी बचेगा वही काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होगा, वही काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है ना। मतलब एक चीज समझ में आ गया, कि जो एनर्जी है, अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, एनर्जी जो है ना, वो कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्लस फोटोन की एनर्जी प्लस फाइव। क्लियर है, नहीं क्लियर, आगे आ जाते हैं, है ना। ये एक्सप्रेशन याद रखिए, इससे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आया, अभी एक बात, अब सर अब क्या हो रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर एनोड की तरफ पहुंच रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिवर्स कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, इसको प्लस और इसको माइनस बना दूं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रुक जाएंगे, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिया होगा, जो क्या लिया होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मैं अपोजिट पोटेंशियल लगा रहा हूँ, जिसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने के लिए चला तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए होगा, यानी कुल मिला के जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कुल मिला के क्या है कि सर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बोल सकता हूं कि सर जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए जो मेरे को एनर्जी चाहिए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मेरा, इसको मैं ई वी नॉट, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये क्या होता है सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी के मैक्स के बराबर होता है, मतलब सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फाइव होता है। तो मैं यहाँ पर मैं ई वी नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या पूरी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ये पूरी क्या ई वी नॉट क्या पूरा, ई वी नॉट क्या, क्योंकि एनर्जी की इक्वल ही होता है ना, तो ई वी नॉट क्या है पूरा, ये सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। और सर वी नॉट क्या है सर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्चुअल स्टॉपिंग पोटेंशियल,
स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैं इसको हम क्या लिख सकता हूँ सर, E माइनस फाइव लिख सकता हूँ। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ वी नॉट हम लोग केवल यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर मैं इसको ई वी नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पास में एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट करूँगा, तो सर मेरे को वी नॉट, अगर मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसी को नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो सर यहाँ से मेरा आ जाएगा ये एच अपॉन म्यू इंटू ई माइनस एच म्यू नॉट इंटू ई, एच म्यू नॉट इंटू ई। इसका ग्राफ आया हुआ तो ये याद रखिए। ठीक है, तो ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके द्वारा दी गई या रेडिएशन की एनर्जी है, और ये क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप कुछ चीज़ों को समझें। आपको एक चीज़ समझना होगा कि कुल मिला के फ्रीक्वेंसी का मतलब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट की एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ लाइट बोलना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है, लाइट की एनर्जी होती है ना, या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन बोल सकते हैं। एनर्जी ऑफ क्या बोल सकते हैं अपन, फोटोन बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फोटोन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फोटोन। अब सर जितनी ज्यादा एनर्जी आपके पास में होगी, जितनी ज्यादा आप एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा आप लाइट की एनर्जी फॉल कराओगे कैथोड की प्लेट पर, जितनी ज्यादा आप एनर्जी फॉल कराओगे कैथोड की प्लेट पर, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब एनर्जी ही है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है ना? अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इंटेंसिटी का मतलब हमको बता देता हूँ। इंटेंसिटी का इट इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने से मतलब है, इलेक्ट्रॉन निकलने से मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो क्या आएगा, करंट। इलेक्ट्रॉन से करंट बनता है तो करंट बनता है, करंट बनेगा। मतलब इंटेंसिटी का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ सर, इंटेंसिटी का मतलब बोल सकता हूँ सर नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, है ना? तो उतने ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर, एमिशन होगा, है ना? एमिशन होगा। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, फोटो करंट आएगा सर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, है ना? तो फोटो करंट मैं क्या बोल सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज NE/T, है ना? तो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, जितने ज्यादा NE की वैल्यू आएगी उतने ज्यादा बोलना चाहिए करंट आने वाली है, उतना ज्यादा क्या आने वाला, करंट आने वाला है, फोटो करंट आने वाला। तो एक चीज समझ में आता है हम लोगों को, जिसको मैं डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रिक बोल सकता हूँ। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, आपको चीजें याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप एक चीज समझ के चलिए कि किसी भी लाइट की या किसी भी लाइट या किसी भी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी लाइट या रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, उस लाइट की एनर्जी से डील कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी होता है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन मैं बोल सकता हूँ, या एनर्जी ऑफ रेडिएशन बोल सकता हूँ, है ना? अब जितनी ज्यादा आप एनर्जी लाइट की एनर्जी से जितना ज्यादा मतलब लाइट की एनर्जी फॉल कराओगे रेडिएशन पर, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी, और उतनी तेजी से वो काइनेटिक एनर्जी मतलब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो आगे बढ़ेगा, है ना? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन, और एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब क्या कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन के पास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन के पास, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कुल मिला के मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मतलब लाइट की फोटोन के पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी फोटोन के पास में होगी या रेडिएशन के पास में होगी, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को देगा, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी यानी एक्सेलरेट करेगा, यानी
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाता है। और सर इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और नंबर जितने जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल होंगे, उतनी ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, उससे क्या आएगा, फोटो करंट आएगा। उससे क्या आएगा सर, फोटो करंट आएगा। फोटो करंट आएगा, यानी कुल मिला के चीज समझ में आ गया, इंटेंसिटी का मतलब फोटो करंट होता है, इंटेंसिटी का मतलब फोटो करंट होता है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन होता है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ करंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगा। क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? नहीं करती। लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, ना ही फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा। इंटेंसिटी से करंट नहीं आता, ये बात याद रखें। ये केवल तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना इनसे नहीं है, और ना ही इनका लेना देना इनसे है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसके बाद क्या बताना, इसके बाद डायरेक्टली डी बॉगली वेवलेंथ आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसी को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो सब डी बॉगली वेवलेंथ, डी बॉगली वेवलेंथ। ठीक है, क्या है डी बॉगली? ब्रॉगली है ना, ब्रॉगली गलत लिखा हुआ है, ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी डी बॉगली वेवलेंथ। सर डी बॉगली वेवलेंथ क्या होता है? डी बॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, है ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास कितना मोमेंटम होता है, अगर उसके पास इतना वेवलेंथ है, तो ये सब बताता है। ठीक है ना, तो वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन बोल सकते हैं, या फोटॉन हो गया, या फिर चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, है ना, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, अल्फा पार्टिकल्स आ गए। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम। ठीक है, तो सर ये आ गया है ना। या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं, मोमेंटम यानी संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित मास इंटू वेलोसिटी। या फिर है ना, अब मोमेंटम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यानी आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको रिलेशन दिख रहा है कि इन्वर्सली रिलेशन है, वो भी रूट के साथ। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैं बात करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर मैं बात करूँ, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m इंटू वी, 2m है ना, वेयर क्यू इज द चार्ज, के ई क्या काइनेटिक एनर्जी, एम क्या मास ऑफ पार्टिकल, है ना, मास ऑफ पार्टिकल, क्यू क्या चार्ज ऑफ
ठीक है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ सर, यहाँ पास m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो पता है सबको, काइनेटिक एनर्जी है सर, है ना। क्यू क्या है सर, क्यू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, कितना चार्ज है उसका, ठीक है। और सर वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया सर कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। इसी को हम लोग एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग एच अपॉन, अगर बोलना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिल रहा है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में 2m इंटू क्यू इंटू वी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा, अब ये जो ट्रिक दे रहा हूँ बेटा, ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा, ये ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के लिए, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वेवलेंथ निकालने बोला तो वेवलेंथ आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना। तो lambda of electron is equals to 12.27, it is all about 12.27 अपॉन lambda, इसको आपको आएंगे सॉरी क्या निकाल रहे हैं अपन, वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना, हाँ एक मिनट। अब बेटा वेवलेंथ एसोसिएटेड एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो एक्सेलरेट वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अब उस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बोलना चाहिए चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से बोलना चाहिए एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के सामने जो फॉर्मूला आता है वो आता है सर एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m चार्ज इंटू वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला आता है। और यहाँ पास आपको मास भी रखना पड़ेगा, चार्ज भी रखना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी रखना पड़ेगा, और वहां तक हमारे पास समय नहीं है। तो डायरेक्टली मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट किया जा रहा है तो जो फॉर्मूला आएगा फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इससे जो एसोसिएटेड लैम्डा जो होगा, यानी वेवलेंथ जो होगा, लैम्डा जो होगा ये h अपॉन सॉरी 12/27 12/27 सर इंटू रूट ओवर ऑफ v। v क्या है सर, ये पोटेंशियल डिफरेंस जिससे आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो 12/27 इंटू रूट ओवर ऑफ v, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आपको किस में आएगा सर, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर सर यहीं पास मेरे पास प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन सर प्रोटॉन होगा तो मेरे पास ये जो लैम्डा हो जाएगा सर, प्रोटॉन होगा तो जो लैम्डा जो होता है मेरे पास ये आएगा मेरे पास 0.286 अपॉन रूट ओवर ऑफ वी। यानी किसी भी प्रोटॉन को आप, ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है वेवलेंथ, किसी भी प्रोटॉन को आप वी पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं 0.286 रूट ओवर ऑफ वी। अगर इससे इस झमेले से बचना है तो इसको आपको अपनाना होगा फॉर प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन को वी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जा रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो डायरेक्टली जो आपका वेवलेंथ आएगा एंगस्ट्रॉम में वो 0.286 इंटू रूट ओवर ऑफ वी, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर अल्फा पार्टिकल लिख, फॉर अल्फा पार्टिकल
फॉर अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो ये होता है सर 0 पॉइंट नहीं, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जो आएगा ये क्या आएगा 1.01 ना, 0.101, 0.101 इंटू इंटू रूट ओवर ऑफ वी, रूट ओवर ऑफ वी। सर ये वी है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, जिससे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आंसर है ये एंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो अगर आप एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर मान के चल ली इसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस देखे, क्या वी पोटेंशियल डिफरेंस देके अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो कितना वेवलेंथ आता है, तो इसका डायरेक्टली ट्रिक है, ठीक है ना। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ रहा था कितना 12.27 याद रखना है, अपॉन रूट और ऑफ वी, वी क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आंसर कितना आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए कितना आ रहा था बोलो, प्रोटॉन के लिए कितना आ रहा था सर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.286 अपॉन रूट और ऑफ वी, ये भी एंगस्ट्रॉम में आ रहा था, वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। और फॉर अल्फा पार्टिकल, सर अल्फा पार्टिकल के लिए कितना आ रहा था बोलो, अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0.101 अपॉन रूट और ऑफ वी इन एंगस्ट्रॉम। तो ये अल्फा पार्टिकल, बस इतना ट्रिक याद रखें आपसे, सारे चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल को वी एक्सेलरेशन से मतलब वी पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट करा रहा तो उसके पास कितना वेवलेंथ आएगा, तो ये आपके पास उस चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ आता है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है, जो कि अगर आप लंबे से जाओ, अगर आपको बोलना चाहिए पूरे फॉर्मूले से जाओगे तो आपको सारा चीज रखना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला जो है ये आपका 2m/q/v आता है। तो इस फॉर्मूले से बचना है तो इन ट्रिक्स की तरफ आपको जाना होगा। ठीक है, याद रखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ जो होता है ये 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, इन रूट और ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, रूट और ऑफ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, 100% है, ठीक है। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल के साथ जो रिलेशन होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन आता है चार्ज पार्टिकल के वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आपका आता है बेटा h अपॉन चार्ज ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाइम, ठीक है ना। और सर वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड फॉर चार्ज पार्टिकल, अगेन ये अभी भी चार्ज पार्टिकल है, तो सर ये लैम्डा इज इक्वल्स टू आता है h अपॉन क्यू बी इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। जिस रेडियस में जो चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। और सर ये क्या है, टाइम है, ठीक है, टाइम है वहाँ पर, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई है, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुल मिला के थोड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है
ये एक ग्राफ है, एक मिनट। आपको एक चीज समझ में आता है, मैं आपको पहले बताया कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट ज्यादा आएगा। मैं आपको बताया हूँ, रिलेशन बताया हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब करंट होता है, इंटेंसिटी का मतलब करंट होता है, नहीं इंटेंसिटी लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ने वाला है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटो करंट वाला एक्सपेरिमेंट नहीं। ठीक है, और इसमें वाला चीज़ तो नहीं है ना। ठीक है, हैल बोला तो ऑब्जर्वेशन ये सब नहीं देखने वाला। ठीक है, आगे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सर कितना करंट, मैं आपको पहले बताया हूँ, करंट, करंट का लेना देना, मैं बोला हूँ करंट का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी करंट का मतलब इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी कभी भी एनर्जी वाले किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं होगी, नहीं होगी। यानी यानी करंट कितना भी आ जाए, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट कितना भी आ जाए, करंट कितना भी आ जाए, करंट कितना भी बढ़ जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी क्या है, एनर्जी का इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, एनर्जी का इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, एनर्जी का किससे लेना देना है, करंट से लेना है, एनर्जी का किससे लेना है, नंबर ऑफ फोटॉन से लेना देना है। ठीक है ना। तो सर फोटो करंट, जैसे कि ये न्यू डाउट सर, I3 बड़ा दिख रहा है, I2 उससे छोटा दिख रहा है, और I1 सबसे छोटा दिख रहा है, ये फोटो करंट है इसमें, है ना। और सर यहाँ पर क्या आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो आपके पास चाहे कितना भी बोलना चाहिए अमाउंट ऑफ, मतलब फोटो करंट कितना भी ज्यादा हो, सारे, है ना, उस रेडिएशन के लिए, उस पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए, क्या आप रेडिएशन बदल रहे, नहीं, आप उसकी इंटेंसिटी, मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए हैं पर यूनिट एरिया में, उसी टाइम में ज्यादा फोटॉन क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स, मतलब सरफेस से बोलना चाहिए स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो करंट का, चाहे करंट कितनी भी बढ़ाए, सारे के सारे की स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, सारे के सारे की स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। यानी माइनस ऑफ वी नॉट, माइनस क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट का लेना देना, फोटो करंट का लेना देना किसी भी एनर्जी वाले चीज से नहीं है, ना तो वो बोलना चाहिए काइनेटिक एनर्जी से है, ना तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से, ना तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से है। यानी फोटो करंट के बढ़ने से, क्योंकि फोटो करंट केवल केवल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आप करंट कितना भी बढ़ा दो, सारे सारे के सारे करंट के लिए हमको दिख रहा है यहाँ पास I3 बड़ा है, I2 उससे छोटा है, और I1 सबसे छोटा है। ठीक है ना। तो चाहे करंट कितने भी बढ़ा लो, लेकिन इसकी सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। क्यों, क्योंकि रेडिएशन सेम है, रेडिएशन की वैल्यू नहीं बदल रही है। ये आपको चीज समझ में, ये समझ में आ गया होगा कि चाहे ये आप ले लो, चाहे ये ले लो, सब के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। इसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। यस और नो। ठीक है, आगे आ जाता है। ठीक है, याद रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और दूसरी पड़ती है सर ये ग्राफ, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता चुका हूँ। क्या, ये आपको ग्राफ मैं जल्दी जल्दी समझाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। अब सर क्या होता है कि आप बोलना चाहिए आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, हाँ, आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट क्या बढ़ेगा, क्या करंट का लेना मैंने नहीं, आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ाए एक टाइम तक बढ़ेगा, क्योंकि उसमें उस मेटल के सरफेस पर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। अगर मान के चलो उस मेटल के पास में 100 इलेक्ट्रॉन थे, आपने आपने पूरी एनर्जी लगा दी, पूरे के 100 के इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो 100 इलेक्ट्रॉन के कारण आने वाली एनर्जी, मतलब जो करंट है ना, वो तो फिक्स हो गई ना। अब आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, करंट नहीं बढ़ने वाला, यानी करंट फिक्स हो जाएगा। यानी ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी μ3 है, ये μ2 है, ये μ1। ठीक है, μ3 सबसे बड़ा है, μ2 उससे छोटा है, और μ1 ये क्या है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये कुल मिला के क्या लिखा हुआ मैं, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी का लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी का लेना देना नहीं है, इस बात को समझो। फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी का लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है सर, इंटेंसिटी का मतलब ना सर फोटो करंट होता है सर, फोटो करंट होता है। यानी आप इंटेंसिटी कितनी, आप μ3 μ2 μ कर सबके लिए करंट सेम आएगी, सबके लिए, आप सबके लिए करंट सेम आएगी। यानी करंट का जो सैचुरेशन है, 1000 इलेक्ट्रॉन के कारण जितना करंट आ सकता था
उतना करंट आ चुका है। अब आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो, सैचुरेशन करंट नहीं बदलने वाला। कुल मिला के करंट फ्रीक्वेंसी करंट पर डिपेंड नहीं करता, कुल मिला के फ्रीक्वेंसी करंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा लो, है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, एनर्जी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो डाउट सर। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी μ3 के लिए सबसे ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, μ2 के लिए μ02 लगाना पड़ेगा, और μ1 के लिए μ01 लगाना पड़ेगा। सर यहाँ पर जो माइनस ऑफ μ03 है ना, ये सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू μ02 एंड एज कम्पेयर टू μ01। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल μ03, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो करंट को डिफेक्ट नहीं करेंगे। जितना करंट आ सकता था एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तक, है ना, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, और उससे ज्यादा करंट अब नहीं है। जितना भाई इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही करंट आएगा, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है ना, तो ये आपका सैचुरेशन करंट आ गया। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ करंट नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का लेना देना करंट से है नहीं, फ्रीक्वेंसी का लेना देना करंट, फ्रीक्वेंसी का लेना देना स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, रिटार्डिंग पोटेंशियल से है, काइनेटिक एनर्जी से। इस बात को समझना होगा। करंट का लेना देना किससे किससे? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे आ जा सकते हैं। ठीक है ना, तो सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आप जितनी, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये सर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ना। अब नो डाउट अगर मेरे पास क्या बोल रहा है, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। ठीक है ना, अब यहाँ पास म्यू नॉट से बड़ा है। म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, अगर म्यू नॉट से बड़ा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो नो डाउट सर अलग अलग मेटल के लिए उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक मेटल के सरफेस का जो बोलना चाहिए वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हर एक मेटालिक सरफेस के लिए अलग अलग है। यानी कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, या फिर किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी हर एक मेटल का वर्क फंक्शन या स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। ये कुल मिला के ये बताना चाहता है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, ये बात को समझ गए, है ना। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये मेटल ए है, मेटल बी, दोनों के लिए अलग अलग होगी। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ग्राफ याद रखें, मैं आपको ग्राफ समझा दिया, इससे ज्यादा और इससे अच्छा और नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सबके सब वन शॉट पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी एनसीईआरटी के ग्राफ पढ़ाने वाला नहीं है, जो कि मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर इज एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप बोलना चाहिए स्टॉपिंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव थ्योरी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सर, नीट 2024 का क्वेश्चन, थोड़ा सा समझते हैं इधर, थोड़ा समझते हैं। ठीक, नीट 2024 2024 क्या बोलता है? नीट 2024 का क्वेश्चन क्या बोलता है? इधर हमको एक चीज पता है सर, द ग्राफ विच इज शो द 1/λ स्क्वायर and the kinetic energy of electron where lambda is the de Broglie wavelength of the particle. kinetic energy of electron, देखो एक चीज समझ में आता है, kinetic energy of electron हमको पता है सर, lambda is equals to h upon root over of 2m into kinetic energy होती है। यानी जो वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का, हमको दिख रहा है ना, लेकिन रूट के, है ना। तो अगर मेरे को इसको दोनों को बाहर निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी की। इसको स्क्वायर करोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो ग्राफ होगा, ये लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ ऐसा गिरेगा, नीचे गिरेगा। लेकिन अगर लैम्डा स्क्वायर और 1 काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ पूछेगा तो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1 काइनेटिक एनर्जी के बीच में पूछेगा तो लीनियरली वेरी करेगा। तो सर 1
वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी, एक ही मतलब है ना, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बढ़ेगा, वन अपॉन लैम्डा, इसको वन अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है सर ये ग्राफ गलत है, यहाँ पास हम लोग इधर ले रहे हैं, हाँ ये ग्राफ बढ़ सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है, ये ग्राफ मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन का ग्राफ गिरता है हमेशा, ठीक है, हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में वन अपॉन लैम्डा इंटू काइनेटिक एनर्जी, वन अपॉन लैम्डा इंटू काइनेटिक एनर्जी और वन अपॉन लैम्डा इंटू काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये ग्राफ मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, देखो देखो एक मिनट ना, देखो मैं आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, क्या ये डायरेक्टली इसके और एक मिनट, क्या ये डायरेक्टली इसके और इसके बीच में पूछ रहा है क्या, नहीं, क्या पूछ रहा है ये लैम्डा वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू काइनेटिक है, तो ये सर ये तो पूरा सीधा रिलेशन में नहीं डायरेक्टली रिलेशन में आएगा, तो डायरेक्टली रिलेशन में लीनियर ग्राफ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, कोई भी हाइपरबोला है ना पैराबोला वाला केस तो है नहीं, तो सीधी सीधी सी बात है सर लीनियर ग्राफ होगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको चीज समझ में आ रहा है कि सर लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ना, ये तो डायरेक्टली रिलेशन है, वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ में डायरेक्टली रिलेशन है, तो लीनियरली वेरी करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका 72 का डी, 72 का डी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे सीखने को क्या मिला, सीखने को क्या मिला वो भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीखने को क्या मिला, देखो इधर सीखने को क्या मिला, कि आपको अगर ग्राफ इधर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा स्क्वायर का दिया होता है ना, लैम्डा स्क्वायर का दिया हुआ था, तब ये जो ग्राफ है, या फिर इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वर्सेस कोई भी एक्सेस में हो सकता है, लैम्डा वर्सेस रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया होता है ना, तो सर यहाँ पास होता हमको पता है सर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिखते थे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पास अगर लैम्डा इंटू काइनेटिक एनर्जी होता, लैम्डा स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी होता, या फिर लैम्डा इंटू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता, ठीक है ना, तो ये ग्राफ ऐसा गिरता, लेकिन ये क्या किया लैम्डा स्क्वायर, ये अगर इसको पूरे को ले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है बेटा, रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है ना, लैम्डा इंटू काइनेटिक एनर्जी या लैम्डा स्क्वायर इंटू वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, या फिर इसको उल्टा लिख सकते वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिनियरली आएगा, तो यहाँ पास जो ग्राफ आएगा वो सीधा आएगा, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है, देखो इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, विदाउट इंटेलिजेंस यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमको इंटेलिजेंस से काम लेना होगा, ठीक है, विदाउट इंटेलिजेंस यहाँ तक ऐसे सवाल को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको दिमाग का यूज करना होगा पूरे आवाज में, ठीक है, आगे आ जाता है, देखिए ठीक है, अब क्या बोलता है ये, नीट 2024 ये री एग्जामिनेशन का कई कई जगह में एग्जाम वापस कराया गया था, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, लैम्डा ई एंड लैम्डा अल्फा डिनोटेड बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, रिलेशन बताना है हमको, रिलेशन बताना है हमको, एक चीज समझ में आता है, किसी भी पार्टिकल को वी वोल्टेज से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, तो सर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट और ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
ठीक है ना। और हमको पता है सर अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम है ना। तो ये अगर ये हाइड्रोजन है ना, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, इस पर अगर प्लस चार्ज है तो इस पर 2 प्लस चार्ज होगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू को क्यू लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 क्यू लिखूंगा, है ना। और इसका मास डबल होता है, इसका मास m है तो इसका मास m है ना। प्रोटॉन का मास m, देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं पास प्रोटॉन ले रहा हूँ, मैं पास अल्फा पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो चार्ज अगर इसका चार्ज क्यू है तो इसका चार्ज डबल होता है, ठीक है, समझ पाते। और सर इसका मास अगर m है तो इसका मास 4 गुना होता है। अल्फा पार्टिकल का मास, हीलियम का मास कितना होता है, 4m होता है, तो इसका मास 4m होगा, ठीक है ना। आपको क्या बोलता है, रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। देखो एकदम आसान, एकदम आसान है, ठीक है ना। तो लैम्डा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ओवर ऑफ m इंटू क्यू के, ठीक है ना। तो अगर प्रोटॉन का मास, अगर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं क्या, ठीक है, ठीक है, क्लियर है वो। तो मास के साथ में तो खेल नहीं सकते, तो चार्ज के साथ में खेल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर से एकदम सिंपल सा भी दिख रहा है, यहाँ पर से एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट और ऑफ m, यानी जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम आएगा। क्योंकि प्रोटॉन के साथ होता तो हम लोग वो रिलेशन लगा सकते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो डिफर करता है, उसका मास डिफर करता है ना, उसका मास हम लोग प्रोटॉन के मास से खेल नहीं सकते। ये प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो हम लोग अभी इससे लेना देना करेंगे कि जो लैम्डा है वो हमको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m है, रूट ओवर ऑफ m है ना। तो जिसका जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। तो हमको पता है सर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल लेस देन होगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, नीट 2024, ठीक है। आगे आ जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समझ में आ गया ना। ये भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। De Broglie wavelength for all the electron accelerated by the potential difference 81 इलेक्ट्रॉन 81 वोल्ट, एकदम आसान है। देखो इधर मणिपुर का ही, मणिपुर में दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए चीज़ें वहाँ पर जो एग्जाम है वो थोड़ा सा बाद में भी कंडक्ट होता है कई कई बार। नीट 2023, द de Broglie wavelength associated with the electron accelerated the potential difference of 81 वोल्ट, ठीक है। हमको एक चीज़ पता है सर, इलेक्ट्रॉन के लिए जो de Broglie wavelength में आपको जो शॉर्टकट बताया था, है ना, वो क्या था जीरो, क्या था बोलो बोलो, 12.27 इंटू रूट ओवर ऑफ वी, ठीक है ना। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा बेटे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। 12.27 इंटू रूट ओवर ऑफ 81, 81 का रूट कितना आएगा, 9 यानी 9 बाहर आने वाला, यानी 12.27 अपॉन 9, ठीक है ना, अपॉन 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 आ रहा है, ठीक है। फिर कितना बचता है तेरे पास, 3 बचता है, 3 बचता है। तो 9 का 9 18 9 27, 9 चौक 36, 9 का 9 18 9 27, यानी 1.33। फिर उसके बाद 27 के बाद में कितना बज रहा है तेरे पास, ऑप्शन दूर दूर नहीं है ना, यानी 6 तो आ रहा है सब में, 136 ऑप्शन से खेल सकते हैं। 1.36 ये नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, 1.36 याद रखें, 1.36 नैनोमीटर में आ रहा है तेरे पास आंसर, ठीक है, नैनोमीटर। लेकिन एंगस्ट्रॉम में आ रहा है तेरे पास में आंसर, किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को पहले बदल ले, मीटर में बदल ले, तो सर 1.36 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको नैनोमीटर में बदलने के लिए प्लस प्लस 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये 1.36 माइनस मीटर में है, तो इसको अगर मेरे को पहले तो ये मीटर में लिख दिया, अब इसको मैं नैनोमीटर में बदल रहा हूँ, तो 10⁻+9 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नैनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर ये 1.36, ठीक है, ये -10 और ये -9, ठीक है ना, तो -1 बचेगा अभी भी, 10⁻⁻1, यानी अरे आजा भगवान, ठीक है। तो सर मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है
यार क्या है 1.36 10 टू द पावर माइनस ऑफ 1, या फिर हम लोग इसको 0.136 लिख सकते हैं, 0.136 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नीट 2023 क्या बोलते हो? ठीक है, समझ पाए क्या क्या किया मैं? ठीक है, आगे आ जाता है। नीट 2023, ठीक है, ये भी मणिपुर का है। क्या बोलता है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of emitted photons in the photoelectric effect is dependent। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एनर्जी पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, है ना। एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी की रेडिएशन पर डिपेंड करेगा। तो वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इस पर भी डिपेंड करता है, और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोल रहा है? इज इंडिपेंडेंट, रुक जाओ थोड़ा सा, देखो इधर, इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं बोल रहा बेटा, इंडिपेंडेंट, किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी किस पर नहीं, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो सर वर्क फंक्शन क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। हाँ, वर्क फंक्शन है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, है ना। तो ये इस पर डिपेंड, वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हाँ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ पर डिपेंड ही करता है ना। वेवलेंथ कम दोगे, वेवलेंथ मतलब क्या, म्यू म्यू को हम लोग क्या लिखता है, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, याद रखना, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, मतलब यही। ठीक है, आगे आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा बेटा। ठीक है, याद रखें, बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को कराने में लोगों को 5 से 6 घंटा लगता है। 5 से 6 घंटे के लेक्चर्स हैं यूट्यूब में। आप सोचो, आपको मैं अभी हमारा अभी 2 घंटा नहीं हुआ और हम लोग लगभग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। केवल पीवाईक्यूज कर रहे हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है, विदाउट पीवाईक्यू के हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब पीवाईक्यू से क्या होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, क्या वो सही पढ़ा रहा हूँ नहीं है, ये आपको क्लैरिटी आती है बेटा। ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, उस मेटल का। ठीक है ना। तो सीजियम का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, पोटेशियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे कम तो सीजियम का दिख रहा है। ठीक है ना। इफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी 2.20 वोल्ट, ठीक है ना, which of the photosensitive surfaces the photoelectrons, photosensitive surface may emit the electron। मतलब आपको सीजियम दिया हुआ है, तो सीजियम की जो एनर्जी दी हुई है ये 2 पॉइंट, ठीक है, देखो थोड़ा सा रुको, इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो एकदम आसान है। देखो नीट 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, नीट 2023, आपको सीजियम दिया हुआ है बेटा, आपको पोटेशियम दिया हुआ है, आपको सोडियम दिया हुआ है। इन सब का वर्क फंक्शन दिया। वर्क फंक्शन का मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है मेटल की सरफेस से। तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो है मेरे पास 2.14, ये 2.30, और ये सब दिया हुआ है 2.75। सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको समझना होगा। अब आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं उसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी आप दोगे तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो केवल मेरे को दिख रहा है सर ये जो एनर्जी है ना, केवल सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, क्योंकि पोटेशियम के लिए ये वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, ये वैल्यू कम हो जा रही है। मतलब ये वैल्यू केवल सीजियम के लिए बस ज्यादा है, बाकी इनके लिए 2.30 ये कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, ना ही सोडियम से निकल सकता, केवल सीजियम से निकलेगा। तो केवल ओनली फॉर सीजियम, केवल सीजियम से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरे भैया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो? हमेशा रखना फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमेशा बात रखना
जो आपके पास इंसिडेंट एनर्जी की जो रेडिएशन है ये हमेशा वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन या फिर इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, इस बात को भी आपको समझना होगा। ठीक है, आगे आ जाता है। ठीक है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे, एक मिनट रुको, क्या बोलता है थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम, अगेन नीट 2023, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज produces by the electron accelerated through the potential difference of V. The minimum wavelength of X-ray. Okay, minimum wavelength of X-ray. Potential difference of V is proportional to. अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल है भाई? आपको पता है ना, एक एक्सरे है, वो एक्सरे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो बोलना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना, तो हमको पता है सर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ क्या होता है 2m h अपॉन 2m इंटू क्यू भी होता है। यहाँ से लैम्डा दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? रूट ओवर ऑफ क्यू दिख रहा है ना, रूट ओवर ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोलते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस v volt is proportional. The minimum wavelength of X-ray produce the electron accelerated through the potential difference of v volt is proportional to inversely proportional v volt। ठीक है, वन अपॉन रूट ओवर ऑफ v, वन अपॉन रूट ओवर ऑफ v, यही करेक्ट होगा। 23 का क्वेश्चन है ये, 23 का क्वेश्चन है, रुको तो देखने दो। 23 का क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कहाँ है रे पापा डी ब्रॉगली वेवलेंथ? नहीं तो है क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ? ठीक है, यही होगा आंसर, करेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेकिंग आप लोग कर लीजिएगा, बाकी आंसर करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर यही होगा, आपको दिख रहा है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? वन अपॉन रूट ओवर ऑफ वी। भाई ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला पता है हम लोगों को। ठीक है, द लाइट रे हैविंग अ photon of energy 2.4 electron falling on the metal surface having a work function 2.2 electron, the stopping potential energy of the surface। एकदम आसान है। देखो आपको मैं एक चीज बताया हूँ, क्या कब का ये 22 का है, 2022 फेज 2 का। आपको एक चीज पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली हमको पता है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस फाई होता है। फाई क्या होता है? वर्क फंक्शन, कुल मिला के वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर ईवी नॉट लिख सकता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो सर यहाँ पास ये मेरे पास कितना है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देते हैं। ठीक है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस वोल्ट है ना, मतलब इसको ई को रख देते हैं, ई को रखना ही पड़ेगा माइनस। ठीक है, वर्क फंक्शन है, फाई की वैल्यू क्या है? 2.2 है, 2.2 है, 2.2 वी, 2.2 ई लिख देते हैं ना, वोल्ट में निकाल रहे हैं ना अपन, ई वी। ठीक है, ये ई तीनों से कट गए, ई तीनों से कट गए। ठीक है ना, तो 4.2 में 2.2 हटाओगे तो कितना आएगा? केवल 2 आएगा। तो यहाँ पास मेरे को जो वी नॉट दिख रहा है वो 2 वोल्ट का दिख रहा है सर, 2 वोल्ट का दिख रहा है, 2 वोल्ट, केवल 2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। 23 का क्वेश्चन है, 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भयानक क्वेश्चन आए हुए हैं भैया।
हाँ मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। 22 25 25 का आंसर क्या दिया हुआ? 25 का सी। ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। आगे आ जाते हैं ना, ठीक है। समझ में आ गया ना हम लोगों को क्या किया? मैं यहाँ पर समझ में आया। वर्क फंक्शन दिया हुआ ना, कुल मिला के वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेगा आपको, है ना। वर्क फंक्शन का मतलब क्या, याद रख लिए इधर। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन का मतलब फाई दिया हुआ है, फाई, फाई की वैल्यू दी हुई है, फाई, फाई या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग इसको। वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है सर? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आपको एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी 4.2 वोल्ट दिया हुआ, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। हमको पता है सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हमको एनर्जी माइनस फाइव होता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ई माइनस फाइव, ठीक है। आपके पास ई, तो ये ई वी नॉट हो गया। यहाँ पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, माइनस फाइव कितना दिया हुआ है सर? ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ई और ये ई कट गया, तो जो वी नॉट जो मेरे पास आ रहा है, ये 4.2 में 2.2 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 वोल्ट ही तो आएगा आंसर, ठीक है। 2 वोल्ट मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगेन ये फेज 2 का है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी the threshold frequency is mu naught, ठीक है, and the light frequency is 4 mu naught incident on the metallic surface. The maximum kinetic energy of the emitted electron, एकदम आसान है, बना दो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन आपको पता होगा, हमको पता है सर मैक्सिमम, ठीक है। नीट 2022 फेज 2 का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है ना। हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? इट इज एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 4 में दी हुई है, तो सर ये एच है ना, एच को दोनों से एच कॉमन निकाल लेता है, इसको एच को कॉमन निकाल लो, म्यू माइनस म्यू नॉट कर लो, ठीक है। तो एच कॉमन आ गया, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा आपको? 4 म्यू दी हुई है, 4 म्यू नॉट दी हुई है। और सर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना है मेरे पास? म्यू नॉट, म्यू नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो दिख रहा है, 4 म्यू नॉट में 1 म्यू नॉट घटेगा तो क्या आएगा? 3 म्यू नॉट आएगा, 3 म्यू नॉट, तो 3 एच म्यू नॉट, 3 एच म्यू नॉट, 3 एच म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नीट 2022 5 साल के वो सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो वैरायटी आती है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वन शॉट में करा दिया हूँ। देखो चैप्टर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, कराने में टाइम लगता है। मैं आपको एक एक पोर्शन कराया हूँ, विथ ग्राफ पढ़ाया हूँ, विथ कॉन्सेप्ट बताया हूँ, विथ चीज़ों को रिलेट करके बताया हूँ। आप चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। बस आपको लेक्चर को बार बार चीज़ों को देखना है, आप ये बात याद रखें, ठीक है। आगे आ जाता है, ये भी 22 का है। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट V/2 इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक मेटल ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स अ Vs रिस्पेक्टिवली, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मेटल इज, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रोसीड करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू नॉट, ठीक है। दो लाइट है, एक की फ्रीक्वेंसी म्यू है और दूसरे की म्यू नॉट बाई 2 है, ठीक है। ऑन द इंसिडेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स अ, ठीक है, इसका V/2 हो जाता है, उसका V हो जाता है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसीज म्यू एंड म्यू/2, फ्रीक्वेंसी अलग है तो लाइट भी अलग होगी। दोनों के दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, निकाल लेता है, ठीक है, निकाल लेता है। हमको पता है सर कि ई वी नॉट इज इक्वल्स टू ई माइनस क्या होगा? एच म्यू नॉट होगा, है ना, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो सर ये ई वी नॉट और जो एनर्जी है उसको मैं लिख सकता हूँ एच म्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो दी, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ V/2 दिया हुआ है यहाँ पास,
ये v/2 दिया हुआ है, और जो आपको क्या बोल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी म्यू नॉट की वैल्यू पूछता है, h म्यू नॉट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे पास दिख रहा है आपके पास में, एच म्यू की जगह मैं ई वी नॉट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये ई वी नॉट इज इक्वल्स टू, स्टॉप, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मेरे को ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये एच हो गया, एच हो गया, ये म्यू माइनस म्यू नॉट हो गया, नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी को निकालना है। ये वाला क्वेश्चन इधर जाके प्लस में जाएगा एच में, और ये हो जाएगा एच म्यू नॉट। ठीक है ना, तो ये ई वी बाई टू प्लस एच म्यू, और एच म्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये ई वी बाई टू प्लस एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ई वी नॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नॉट है, तो म्यू लिख सकता हूँ, म्यू नॉट लिख देता हूँ या म्यू लिख देता हूँ। तो सर ये एच, सॉरी ई म्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो सर ये 1/2 और 1 कितना हुआ, 3/2, 3/2 ई वी, 3/2 है कि अपने पास 3/2 वी, तो यही है, क्योंकि दोनों के दोनों लाइट सेम है, तो दोनों के दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, यानी 3/2 वी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है ना, अब फ्रीक्वेंसी को आधा करोगे, फ्रीक्वेंसी को आधा करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आधी होती है, बट दोनों के दोनों द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द दिस मैटर, मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ये बात हमको याद रखना, मतलब फाई की वैल्यू जो है वो सारे के लिए सेम होगी। ठीक है, यानी 3/2 जो आंसर आ रहा है वो उसके लिए भी 3/2 ही आए। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी बदलो या चेंज करो, कोई मतलब नहीं। हाँ, हो गया बस थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा हम लोग बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, द एवरेज एमिटेड, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, and the electron electromagnetic wavelength lambda incident on the photocenter surface negligible work function, the mass and the photoelectron emitted the surface has been the wavelength. Okay, wavelength दिया हुआ है। ठीक है, lambda स्क्वायर के साथ में रिलेशन है, lambda incident on the photosensitive negligible work function of the mass m. ठीक है, the photoelectron emitted the surface has the de Broglie wavelength is the lambda d. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, एनर्जी के साथ में खेलना पड़ेगा। देखो देखो हमको एक चीज पता है, बैठ क्या, जा छोड़ के आ जाओ, गाड़ी तो है मेरे पास। हाँ हाँ, गाड़ी में आ जाऊंगा, जल्दी जा जल्दी जा, टाइम। अरे तो मैं ये भी में। ठीक है, हमको एक चीज पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव सरफेस डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखो एकदम आसान है, हमको पता है सर ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, मेरे पास एच अपॉन क्या होता है, पी होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ लैम्डा है, और ये फोटोसेंसिटिव सरफेस पर पड़ता है जिसका नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, उसका मास, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड दिस सरफेस ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा डी। अब उसका लैम्डा डी, ठीक है, ठीक है, हमको एक चीज पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन क्या होता है, एनर्जी अपॉन, सॉरी, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है, या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है ना, अब नो डाउट सर, नो डाउट ये जो, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ना, तो इसके साथ में रिलेशन तो ये होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, अगर नॉर्मली 12.27 इंटू रूट और ऑफ वी, ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा था। ठीक है ना, तो ये एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन है, ये मेरा बोलना चाहिए, अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट और ऑफ वी दिख रहा है, रूट और ऑफ वी दिख रहा है, एंड एनर्जी बराबर
एनर्जी बराबर मेरे पास जो है ये एनर्जी का स्क्वायर है ना,